जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में जानेंगे। हम लोग इससे पहले अध्याय 3 में जाना था कि कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे चला रही थी। साथ ही कंपनी ने जमीन में सुधार की आवश्यकता महसूस की और उसने कई सारे ऐसे नियम बनाए, ऐसी नीति बनाई जिसमें कि अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया ताकि जमीनों का कर सही तरीके से राजाओं द्वारा मिल सके। फिर टॉमसन मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था अपनाई, फिर महलवारी व्यवस्था अपनाया गया। इस तरह से जमीन में सुधार करने और कर लेने के कई सारे तरीके बनाए गए। उसके बाद ब्रिटेन में नील और अफीम की खेती की मांग बढ़ने लगी थी, इसलिए नील और अफीम की मात्रा यहाँ ज़्यादा मात्रा में उपजाकर कंपनी फायदे कमाने के सोचने लगी। साथ ही इस तरह के बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने अध्याय 3 में जाना था। आप हमारे चैनल के पेज पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, बता रहा है आदिवासी एक प्रकार का ऐसा जनजातीय समूह होता है जो जंगलों में निवास करता है और उसी के बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। दीकू ये बाहरी लोगों को कहा जाता है। एक स्वर्ण युग की कल्पना, मतलब बिरसा मुंडा इन लोगों को लेकर एक ऐसे युग की, सोने की युग जैसा कल्पना कर रहे थे कि एक बढ़िया एक सारी तरह की सुख सुविधा हो। इस तरह से ये ऐसा प्रदेश बसाना चाहते थे। आइए जानते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बता रहा है कि 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी था। वो झारखंड के संथाल, छोटा नागपुर के संथाल जंगलों में घूम रहा था और वह उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिससे वह किसी के भी बीमारी को दूर कर सकता था और कोई अनाज की छोटी सी भी जगह को, ढेरी को छूता था तो कई गुना वह बढ़ जाता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। अंग्रेजों के समय में जो कुछ गुलाम वगैरह थे, गुलाम जैसा काम कर रहे थे, उन लोगों से आजाद कराने के लिए भेजा है, ऐसा बिरसा कहते थे। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया। मतलब बता रहा है कि बहुत सारे लोग उनके पीछे, कुछ समय के बीता तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चलने लगे और उन सारे लोगों को ऐसा उम्मीद था कि अब ये इनके सारे समस्याओं को दूर कर देंगे। अब देखिए, बिरसा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था जो छोटा नागपुर में रहता था। मतलब बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में, और मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। मतलब बिरसा के जो समर्थक थे ये केवल उसी मुंडा परिवार से नहीं थे बल्कि और आदिवासी जैसे संथाल और उरांव समुदाय के लोग भी इनमें शामिल थे। ये इनको मानते थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। मतलब जितने सारे लोग थे, यानी कह सकते हैं कि संथाल लोग, उरांव जनजाति के लोग और मुंडा जनजाति के लोग, ये सारे अंग्रेजों के द्वारा जो शासन में परेशानियां आ रही थी, इन लोगों को उस समस्याओं से बेचैन होने के कारण बिरसा मुंडा के संगति में चले गए थे। आगे बता रहा है कि उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। यहाँ बता रहा है कि जो उनकी जीवन पद्धति थी, जैसे वे जीते थे, जंगलों में आराम से रहते थे, खाते पीते थे, एक दूसरे मवेशियां वगैरह चराते थे, वो सारी पद्धतियां बदल गई थी। आजीविका खतरे में थी। मतलब उन लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में अंग्रेज चाहते थे जमीनों से कर आए, इसलिए उन लोगों को जंगलों में रहने का जगह नहीं मिल रहा था। आजीविका के लिए, सारे खान पान के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा था और उन लोगों का अपना जो धर्म था, जो स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनका भी इन लोग खत्म कर रहे थे, यानी अंग्रेज लोग। अब बता रहा है कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था। यहाँ एक प्रश्न है कि बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था। जिन्हें दीकू कहा जा रहा है वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। मतलब बता रहे ये जो 4-5 बातें हम लोगों ने देखा, इन सारे बातों पे विचार करेंगे कि बिरसा कौन था, बाहरी लोग जो दीकू बोला जा रहा है वे कौन थे, गुलाम कैसे अंग्रेज लोग इन लोगों को बना रहा था, इलाके के इन लोगों को, खुद उसके बाद आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे और इन लोगों का जीवन इस तरह से किस प्रकार प्रभावित हो रहा था। ये सारी बातें पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में
ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। यहाँ बता रहा है कि हम लोगों ने पिछले क्लास 7 में अध्याय 10 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय में जाना था। आप जाकर हमारे चैनल के पेज पर देख सकते हैं। मैं आपको आई कमेंट में भी ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ये बता रहा है कि उस समय जो पंडित लोग होते थे अपना अलग धर्म मानते थे और उन लोग जो वहां पे काम करते थे उन लोगों को कई जातियों में बांट दिए हुए थे। लेकिन ये सारी स्थितियां इन जनजातियों में नहीं थी, यानी कि ये जो आदिवासी लोग थे इस तरह से इन लोग नहीं करते थे। आप विशेष वहां जाकर और विस्तार से जान सकते हैं। आइए अब इधर जानते हैं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। मतलब बता रहा है कि ये कबीले के रूप में एक जगह बंधे तो रहते थे, लेकिन इन लोगों में भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे बहुत फर्क होता था। लेकिन पंडितों के जैसा नहीं, जैसे उन लोग अपने ही धर्म में कई सारे जातियां बांट दिए थे। जो जिस तरह का काम करता था उन लोगों को वैसा जाति बता दिया गया था और जातियों में भी कई उपजातियां बांट दी गई थी। इस तरह की इन जनजातियों में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अब आप देख सकते हैं चित्र 1, उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। मतलब ये उड़ीसा के डोंगरिया क्षेत्र की महिलाएं हैं जो नदी से गुजरकर बाजार जा रही है। अब हम लोग जानेंगे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। हमने क्लास 7 में भी इसके बारे में जाना था, उनका रहन सहन खान पान। तो यहाँ पे उसी के बारे में बता रहा है कि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। मतलब ये जो 19वीं सदी का समय था उसमें आदिवासी लोग बहुत सारी गतिविधियों में नियंत्रण लगे रहते थे, निरंतर कह सकते हैं। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, साथ ही कुछ लोग जानवर पालते थे और कुछ लोग एक ही जगह बसकर खेती करते थे। मतलब अलग अलग जनजाति अलग अलग तरीके से करते हैं। आइए इन चारों बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कुछ झूम खेती करते थे, मतलब उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता था। घुमंतु खेती मतलब घूम घूम कर ये खेती करते थे। इसके बारे में जानते हैं। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। मतलब जमीन पे धूप आए इसलिए उस समय जंगल बहुत बड़ा मात्रा में झारखंड में पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहले इन लोग जंगलों को काटता था ऊपर के, जिससे आसानी से खेतों तक धूप पहुंच जाए, और उन्हें काटने के बाद उस सारे पेड़ पौधे के जो टहनियां होती थी उन्हें उसी खेत पर जला देते थे और जलाने के बाद उस जल के राख जो बनता था उससे पोटास उत्पन्न होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। मतलब कुल्हाड़ियों से बता रहे लकड़ी वगैरह को काट देते थे पेड़ों को, और कुदाल से जो जमीन को कोड़ा जाता है उससे खुरचते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। मतलब कह सकते हैं कि वे बीजों को जमीन में जोत कर नहीं लगाते थे, सीधे बिखेर देते थे और वो फसल तैयार हो जाता था। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। मतलब फिर उस जगह से अगले जगह चल जाते थे, फिर कोई नया भूखंड साफ करते थे, यानी जमीन का टुकड़ा कह सकते हैं साफ करते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती का मतलब बता रहा है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसको मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। मतलब जहां ये खेती करते थे उस मिट्टी को बहुत समय लंबे समय तक छोड़ देते थे ताकि फिर वहां पे वो उपजाऊ हो जाए, ताकि दोबारा फसल उपजाया जा सके। इसी को परती कहा जाता था, यानी परती छोड़ देते थे। साथ ही बता रहा है कि इस प्रकार की खेती को कह सकते हैं कि ये घुमंतु खेती था, क्योंकि एक स्थान के बाद ये दूसरे स्थानों पर खेती करने के लिए चले जाते थे। अब आगे बता रहा है कि घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में ही रहते थे। मतलब कह सकते हैं कि आज का झारखंड प्रदेश उस समय मध्य भारत का ही कह सकते हैं। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। मतलब ये जो आदिवासी समुदाय था इन्हीं जंगलों से फसल वगैरह उपजाता था और यहाँ घूमता फिरता था, यहीं पे बेरोक टोक जंगलों में ही ये रहता था। इसका निवास स्थान कह सकते हैं कि जंगलों में था। जंगलों में रहना, खाना पीना, सोना, सारा काम इनका जंगलों में ही होता था। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। मतलब ये एक जगह निश्चित नहीं रहते थे। ये आदिवासी लोग होते थे, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते थे, खेती करते थे, फिर आगे बढ़ते जाते थे। मतलब घुमंतु जीवन कह सकते हैं कि ये जीते थे। आगे बता रहा है कि
चित्र 2 आप देख सकते हैं, डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों में पतले बनाई जाएंगी, जो खाने के लिए पत्तल होता है। ये डोंगरिया क्षेत्र का ही, जिसके अभी चित्र 1 में हम लोगों ने जाना था, ये भी एक कबीले के लोग हैं जो पंडानू की पत्तियां इकट्ठा कर रहे हैं और इस पत्ता से पत्तल बनाया जाएगा। आप जानते हैं दूसरा झूम खेती के बाद कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे। मतलब ये आदिवासी लोग शिकारी भी थे, यानी जानवरों का शिकार करते थे, और जो फसल वगैरह उपजाते थे वो संग्रह भी करते थे, जमा करते थे। इन दोनों बातों के बारे में जानते हैं। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। मतलब ये आदिवासी लोग जंगल को बहुत जरूरी मानता था कि आदिवासियों का सारा जीवन इसी से चलता थे, जीवनचर्या इसी पर निर्भर रहता था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। मतलब उड़ीसा के जंगल में जो पाया जाता था, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इन सारे क्षेत्रों में उस समय ये आदिवासी लोग पाए जाते थे। तो खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। मतलब अकेले नहीं जाते थे, ये शिकार पे बहुत सारे लोग मिलकर टोली बनाता था और एक साथ जाते थे शिकार करने के लिए, और जो भी हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। मतलब जंगल में फल, जड़, ये सारे चीजों को ये खाते थे, बहुत सारे चीजों को। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ, देखिए साल भी एक पेड़ है और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ आपके क्षेत्र में भी होगा, आप वहां से देख सकते हैं। इन बीजों का वो तेल भी इस्तेमाल करते थे, यानी खाना पकाने के लिए। इलाज के लिए वे बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेचते थे। मतलब कह सकते हैं कि ये सब काम के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहते थे। दवा वगैरह करवाने के लिए डॉक्टरों के पास उस समय नहीं जाते थे, जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करते थे और वहीं से बहुत सारे ऐसे उत्पादों को ये स्थानीय बाजारों में लाकर बेचते थे और अपना जीविका चलाते थे, अपने खर्च को पूरा करते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। मतलब बता रहा है कि यहाँ पे जब इन लोगों को, स्थानीय चमड़ों के कारीगरों को जब भी कुछ चमड़े वगैरह का जरूरत पड़ता था या कपड़ा रंगाई के लिए जरूरत पड़ता था, तो एक कुसुम और पलाश के फूल, जिससे हम कह सकते हैं कि इन्हीं लोग, स्थानीय आदिवासी लोग ही इन कारीगरों और मजदूरों को देते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहां से मिलते थे? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। मतलब ये कुछ चीज जिनके पास रहता था उनको अपना सामान दे देते थे जो उनको चाहिए, और उनसे वो चीज ले लेते थे जो इनको चाहिए। इस तरह से अदल बदल के काम चलाते थे। वे अपने कीमत वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। मतलब अपने कीमती वन उत्पाद, जो जंगल से ये उत्पाद प्राप्त करते थे, उन चीजों को देकर उनसे जो जरूरत की चीजें होता था ये सारे ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज खरीदने के लिए अपने मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। मतलब जो इनके पास इनकम का होता था उसी से ये सारा चीज खरीदते थे। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। मतलब बता रहा है कि जिनका खर्च उनसे नहीं चल पाता था, जैसे जंगल के उत्पाद में जड़ी बूटी हो गया, मधु हो गया, और भी फूल, पलाश वगैरह, पत्तियां, चमड़े, इन सारे चीजों को बेचकर भी अगर इन लोगों का पेट नहीं चलता था तो ये आगे मजदूरी करते थे, नौकरी करते थे और किसी के यहां जाकर बोझा तक भी उठाते थे। यहां बता रहा है देखिए कि कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। मतलब आदिवासी लोग खेतों के मजदूर थे, खेतों में भी काम करते थे दूसरे किसानों के। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। मतलब जंगल में जब इन लोगों को वन उत्पाद नहीं मिल पाता था जिसको बेच के अपना जीविका चला सके, तो ये अन्य जगहों पे भी नौकरी के लिए भटकते रहते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बेगा, ये भी एक जनजातीय था, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। मतलब ये काम नहीं करना चाहते थे। कारण क्या था ये जानते? बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। मतलब बैगा जनजाति के जो लोग थे ये चाहते थे कि हम जंगल के संतान हैं, हमें इन्हीं पर निर्भर रहना चाहिए। इन लोगों को काम करने में शर्म महसूस होती थी, अपमान महसूस होता था, इसलिए ये काम भी नहीं करने जाते थे। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। मतलब खाने पीने के लिए या पहनने के लिए जो चीजें इन लोगों को नहीं मिलता था तो ये खरीदते थे। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पे आश्रित हो जाते थे। मतलब व्यापारी लोगों से या महाजन, मतलब जिसे वो कह सकते कि सूद वगैरह पे पैसा लेते थे, इन सभी पर निर्भर हो जाते थे। व्यापारी
बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह ब्याज और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। मतलब कह रहा है ब्याज यानी कि जो महाजन लोग लेते थे और वाणिज्य यानी व्यापारी लोग जो इनके पास सामान बेचने के लिए आता था, इन दोनों ने आदिवासियों को कर्ज में और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानने लगे थे कि ये सब बाहर का शैतान है व्यापारी लोग का और यही सब की वजह से सारा मुसीबत का जड़ हम लोगों के ऊपर आया, ऐसा मानने लगे थे। अब देखिए ऊपर आप देख सकते हैं चित्र 3, भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके। आज जो ये भारत का मानचित्र है, इस समय कहां कहां आदिवासी लोग रहते थे देखिए यहां बहुत सारा दिखाया। सबसे बीच में आप मध्य में देख सकते हैं बैगास, बंजारा, गोंड, बंजारा, कोया, बंजारा, गोंड, माला इरुलुत्तर, बेगास, इधर आपका पराजा ब्रांड जो दक्षिण साइड कर सकते हैं, कंदरा, कोया, सैरा, खांड, इस तरह से कई सारी जनजातियां थी। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं नागा, खासी, रियाग, ऑप्टनी, निशा, सबसे ऊपर आप देखिएगा तो गुड्डी बने, गुज्जर, ये सारे जनजातियों का पूरे मानचित्र में आप देख सकते हैं विस्तार से। अब हम लोग फिर से इधर आ जाते हैं कि तीसरा तरह का जो इन लोग करता था, ये कुछ आदिवासी लोग जानवर पालते थे। तो आइए जानते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चारवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते थे। मतलब भेड़ वगैरह लेकर मौसम के अनुसार ये बदलते रहते थे, ठंडे प्रदेशों में जाते थे, भेड़ों को चराते थे। ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि घुमंतु जैसे ही होते थे, जानवरों से ये अपना गुजर बसर करते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंसों के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे, यानी कि गडेरिया वगैरह चलाता था। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। मतलब आज का जो कह सकते हैं कि भारत है, इसके कई टुकड़े उस समय अलग अलग जानवरों को पालता था। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब क्लास 9th में इसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां बता रहा है स्रोत 1, इसके बारे में एक जानकारी जान लेते हैं कि शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। 3 बातें बताया, जब शिकार करते थे या कहीं फसल वगैरह बोते थे या नए खेतों में जाने के वक्त। इस पे देखिए, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी। मतलब जो अलग अलग समाजों में रहते थे उन लोगों का काम भी अलग अलग होता था। जिससे जो जानवरों को पालते थे वो जानवरों के हिसाब से काम होता था, जो घुमंतु खेती करते थे उन लोगों का अपने हिसाब से काम था, जो जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते थे उनका अलग काम था। तो इस हिसाब से कह सकते कि समाज के हर एक लोगों का काम और समय के साथ समझदारी भी उन लोगों में अलग अलग थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। मतलब ये दोनों तबके के लोग, औरत और मर्द दोनों आदिवासी के जात के लोग काम करते थे, अलग अलग काम थे इन लोगों का। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। मतलब एक वैज्ञानिक थे वेरियर एल्विन जो 1930 से 1940 10 सालों तक ये 2 समुदायों के पास अपना जीवन काल बिताए थे, एक बैगा और खोंड। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। मतलब औरत और पुरुष उस समय कौन कौन से काम करते थे आदिवासी समुदाय में, इसके बारे में यहां लिखा है। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठुट्ठों को काटने जाती। पुरुष बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों को इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम यानी कुकुरमुत्ता जैसे कह सकते खुखड़ी आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अर्धजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी, मतलब उसे वहां से उठाकर ले आती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे और लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी यानी फसल वगैरह बोया जाता था और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते। कवार में फलियां आने लगती थी, यानी कह सकते हैं कि वो जो फसल बोया जाता था उसमें फल वगैरह आने लगता
जाता था और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। कार्तिक के महीने में ये पक जाता था। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था, फटक वगैरह के तैयार किया जाता था खाने लायक। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। देखिए यहाँ बेवड़ एक शब्द आया है, इसके बारे में बता रहा है। इस दौरान शिकार व चीजों की संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों को ही बुआई कटाई होती थी, क्योंकि भोजन काफी होता था। मतलब एक बार जब ये फसल उगाते थे तो काफी समय तक भोजन बच जाता था, इसलिए अगले साल केवल शिकार करते थे, फिर एक आध साल के बाद खेती करते थे। इसीलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे, मतलब इधर उधर भटकते रहते थे, काम धंधा नहीं करते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी, मतलब फिर जंगली चीजों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। और इस तरह स्त्री और पुरुष इस समय काम बांट के अलग अलग फसल उग जाते थे, खेती वगैरह के साथ जंगलों से कई चीजें लेकर आते थे और कह सकते जानवरों वगैरह को रखते थे। यहाँ पे उनका दिनचर्या बता रहा था। आगे बता रहे वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन प्रकाशित रचना, मतलब जो छापा नहीं गया, नोट्स ऑन द खोडस वेरियल एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। आप नीचे की ओर देख सकते हैं एक चित्र दिख रहा है, चित्र 4। ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की बिहार की, जो 1946 का है। ये ईंधन यानी जलाने के लिए लकड़ियां ले जा रही है। कहा अभी ऊपर ही बताया गया था कि जंगलों से ये लकड़ियां लाते थे। आज जली लकड़ियों को बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। और साथ में बता रहा है कि जब माँ इनकी जंगल जाती थी तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी जाते थे और वन से काफी सारे चीज जैसे कुकुरमुत्ता, इमली, सागो और जड़ी बूटियां आदि लाते थे। ये सारे के लिए बच्चे भी अपने माओं के साथ जाते और माँ की मदद करते थे। अब देखिए गतिविधि, यहाँ एक सवाल पूछ रहा है कि बैगा औरतें और मर्द जो काम करते थे उनको ध्यान से पढ़े, क्या आपको उनमें से कोई कर्म दिखाई देता है? उनमें कामों में क्या फर्क थे? मतलब कह सकते हैं कि औरतें उस समय छोटे छोटे ठूठों यानी लकड़ी के छोटे छोटे भागों को काटती थी और पुरुष बड़े बड़े पेड़ काटते थे। साथ ही पुरुष लोग शिकार पे जाते थे और औरत लोग उस समय कह सकते हैं कि मशरूम, सागो, इमली, ये सब जंगल के छोटे छोटे उत्पादों को एकत्रित करने जाती थी। दोनों काम करते थे, लेकिन कह सकते हैं कि बड़े बड़े काम को पुरुष करते थे और छोटे छोटे काम को महिलाएं करती थी। इस तरह से और भी कई अंतर है, आप देख सकते हैं। अब बता रहा है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। मतलब ये जो जनजातीय कबीले थे ये एक जगह घूमते रहते थे। अब ये एक ही जगह टिक गए थे और वहीं खेती करते थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। मतलब जमीन पे हक कि अब ये मेरा जमीन है। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। मतलब उस समय छोटा नागपुर में जो मुंडा जाति के लोग होते थे वो जमीन ही उनकी पूरी कबीले की संपत्ति होती थी, उसी पे वे उपजाते थे और खाते थे और अपना जीविका चलाते थे। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। मतलब जितने भी उस कुल में होते थे उन लोगों को मूल निवासी का वंशज माना जाता था कि इनसे पीछे जो रहे थे कि उन्हीं के ये वंशज लोग हैं, उन्हीं का बेटा पोता आदि कह सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ और लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। मतलब कुल में ही जिसका ज्यादा बच्चा हो गए तो उनके बड़े होने के बाद उनका ताकत ज्यादा हो जाता था। कुछ मुखिया बन जाते थे। आपने कह सकते हैं कि सोच के आधार पे, ताकत के आधार पे, सामाजिक, आर्थिक, इस तरह से कई सारे भिन्नताओं की वजह से वे ताकतवर बन जाते थे और मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। मतलब मुखिया को मानने लगते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे, यानी दूसरों को खेती करने देते थे। आज भी देखिए दिमागी तौर पर कह सकते हैं कि सब तो अलग अलग है। किसी के पास ताकत ज्यादा होता है, कोई अपने दिमाग की वजह से कम ताकत का प्रयोग करता है। तो इसी तरह की बातें बता रहा है कि ये जो मुखिया होते थे ये बाकी लोगों से काम करवाते थे, अपने ही खेतों पे बटैया पर दे देते थे। अब बता रहा है कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सब दिखाई देते थे। बता रहा है कि जो गोंड और संथाल लोग जो थे एक जगह ठहर कर खेती करते थे। अंग्रेजों के नजर में ये शिकारी और संग्राहक जो थे और घुमंतु लोग थे, इन लोगों से ज्यादा अच्छे दिखते थे। अंग्रेज लोग मानते थे कि ये सब ज्यादा पढ़ा लिखा, होशियार, समझदार, पढ़ा लिखा तो नहीं बोल सकते लेकिन एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये सब समझदार ज्यादा है, ऐसा अंग्रेज लोग मानते थे। जंगलों में रहने
वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था, मतलब कि खतरनाक है, इन लोग जंगली है, जानवर है, ऐसा माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। अंग्रेज ऐसा मानते थे जब शासन करते थे कि इन लोगों को एक जगह बसाना और इन लोगों को सब मतलब रहने, खाने, बोलने, बातचीत करने का तरीका, आर्थिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे, हर तरह से इन लोग को अपने जैसा सभ्यता में ढालना, पश्चिमी सभ्यता में ढालना, ऐसा अंग्रेज लोग चाहते थे। इस प्रकार हम लोगों ने यहां जाना कि आदिवासी लोग कैसे अपना गुजर बसर करते थे, जिसमें सबसे पहले झूम खेती के बारे में जाना, जिसमें आदिवासी लोग घूम घूम कर खेती करते थे। फिर शिकारी और संग्राहक के बारे में जाना, जिसमें शिकार करते थे और उसे संग्रह करते थे, जमा करके रखते थे भविष्य के लिए। फिर तीसरा पशु और मवेशी जो चराते थे, जो जानवरों पर निर्भर रहते थे, उन लोगों के बारे में जाना। और चौथा, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। इस तरह आदिवासियों के 4 कामकाजों के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये कैसे अपना जीविका चलाते थे और दिनचर्या क्या था इन लोगों का। अब हम लोग नए बात की ओर जाते हैं कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। मतलब औपनिवेशिक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ शासन करने लगी थी तो इससे आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। मतलब जब ब्रिटिश शासन यहाँ करने लगी तो क्या क्या बदलाव है आदिवासियों के जीवन में, इन सारे चीजों को बारे में जानते हैं। सबसे पहला है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जो आदिवासी मुखिया होते थे, जो उस समय कह सकते हैं कि दिमाग के तौर पर काफी विकसित हो जाते थे, उन मुखियाओं का अंग्रेजों के समय में क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। मतलब आर्थिक ताकत कह सकते हैं कि पैसा कौड़ी उन लोगों के पास ज्यादा होता था और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, मतलब सबको अपने कब्जे में रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे अपने जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे, लेकिन जब ये सब आ गए तो काफी बदला। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। मतलब अब ये गुलाम जैसा हो गए थे, अंग्रेजों के प्रति निर्भर रहना पड़ता था और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, यानी कुछ पैसे वगैरह राशि देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। मतलब अंग्रेज लोग के प्रतिनिधि के सामने उन लोगों को अपने जो उस पे वो राज करते थे, उन सारे आदिवासियों को नियंत्रण में रखना पड़ता था, अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। मतलब जो परंपरागत कर रहे थे उन्हीं कामों को केवल अब वो कर पा रहे थे और इसमें भी लाचारी उन लोगों के ऊपर साफ दिखता था। देख सकते हैं आप चित्र 5। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। मतलब जब किसी का घर बनता था तो गांव के सभी लोग उसकी मदद करते थे। हम लोगों ने ऊपर जाना था बेवड़ के बारे में कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। मतलब जो घुमंतू खेती करते थे उन लोगों को बेवड़ कहा जाता था। आप जानते हैं घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। मतलब मुखियाओं का क्या हुआ वो जाने अंग्रेजी शासन में। अब घुमंतू काश्तकार जो घूम घूम कर कामों को करते थे, जो कारीगर वगैरह होते थे, उनका क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जहां जो यहां वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। मतलब अंग्रेज लोग चाहता था कि एक ही जगह बसा रहे और अस्थायी रूप से वहीं पे खेती करे। ऐसा इसलिए शायद उन लोग चाहता होगा ताकि उन लोगों को कर बढ़िया से मिल पाए और अंग्रेजों के नियंत्रण में ये सारे आदिवासी लोग रह पाए, क्योंकि आज यहाँ है कल वहां है तो अंग्रेज लोग नियंत्रण में नहीं रख पाएगा, इसलिए ऐसा शायद चाहते होंगे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अभी हम लोगों ने जाना कि अस्थायी रूप से जो रहते थे उन लोगों पर नियंत्रण आसानी से जमाया जा सकता था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा, यानी जमीन का कितना कर देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। मतलब पट्टेदार मतलब खेती केवल कर सकते हैं, और कुछ को जमीन का मालिक बना दिया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं कि अध्याय 2 में हम लोगों ने जाना था कि कैसे उन लोगों ने अस्थायी व्यवस्था बंदोबस्ती किया था, महलवारी व्यवस्था किया था, रैयतवारी व्यवस्था किया था। तो इन लोगों के ऊपर भी इसका निर्भर पड़ा था। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यहाँ पे बता रहा है कि जो पट्टेदार लोग होते थे, जो खेती करते थे, वे भूस्वामियों को सारा कर चुकाते थे और ये कर अंग्रेज लोगों को भूस्वामी लोग जाकर पहुंचाता था।
यहाँ आप देख सकते हैं झूम काश्तकरों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। मतलब जो झूम खेती करते थे वो काश्तकर लोग तो एक जगह आज यहाँ है कल दूसरे जगह है, तो उन लोग तो टैक्स देता नहीं था, इसलिए उन लोगों को बसाने में काफी मेहनत किया गया, लेकिन कामयाबी उस हिसाब से अंग्रेजों को नहीं मिली। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता। मतलब कह सकते हैं कि उस तरह का भूमि जहां पानी ही नहीं हो या कम हो और मिट्टी भी पूरा सूखी हो तो उस जगह खेती करना बहुत ही मुश्किल होता था। बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकरों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकर इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। मतलब पहले जैसे वो घूम घूम कर खेती करते थे उसी तरह करेंगे, उसी तरह जीवन जिएंगे, वो इस तरह अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंती खेती की छूट दे दी गई। मतलब ये जंगल में जाके कर सकते थे, इन लोगों से कर वगैरह भी फिर नहीं लिया जाने लगा। अब आप देख सकते हैं चित्र 6 ऊपर में, ये गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें, ये खेती के लिए देखिए फसल वगैरह लगा रही है, ये भील औरतों को दिया हुआ है। घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है, मतलब आज भी होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है और अब यहाँ पे खेती होगा। आप नीचे चित्र 7 में देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच में फर्क को देखें। ऊपर समतल मैदान में आप देख सकते हैं किस तरह था और यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में कर सकते हैं, देखिए पानी वगैरह भरपूर मात्रा में आसानी से कबाड़ा जा सकता है और ऊपर कीचड़ वगैरह होता था, फसलों को सही से नहीं उत्पादन हो पाता था, किसानों को हानि भी होता था, आदिवासी किसानों को। अब बता रहा है वन कानून और उनके प्रभाव, मतलब वनों में जो जंगलों में इन लोग घुमंतु लोग खेती करता था उस पर क्या कानून बना और उनके क्या प्रभाव हुआ। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, मतलब खेतों पे तो किया ही था, अब जंगलों पर भी इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब जिस क्षेत्र में ये जंगल था उसी राज्य में कह सकते हैं कि ये उसी का क्षेत्र है, ऐसा उन लोगों ने माना। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ियां पैदा होती थी। इमारती लकड़ी मतलब इमारत वगैरह घर वगैरह बनाने के लिए बहुत सारा लकड़ी पैदा होता था, या फिर कह सकते थे कि अंग्रेजों की जरूरत के इसी जंगल को उन लोगों ने आरक्षित वन घोषित किया, मतलब ये अंग्रेजों के लिए केवल रहेगा। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाजत नहीं थी। मतलब ये आरक्षित वन में जाकर ना ही झूम खेती कर सकते थे, ना ही फल इकट्ठा कर सकते थे, पशु तक का शिकार भी नहीं कर सकते थे। ऐसी सूरत में झूम काश्तकर किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। मतलब अब ये काम करने लगे थे क्योंकि अब सारा व्यवस्था इन लोगों से अंग्रेजों ने हटा लिया था। बहुत वन नियम बनने से काफी इन लोगों को प्रभावित हुआ। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर उसको बोला जाता है लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। पिलरों होते हैं यानी सीमेंट के बने पिलर होते हैं, लेकिन एक समय में यहाँ लकड़ियों के मोटे मोटे टुकड़े बिछाए जाते थे, उन्हें स्लीपर बोला जाता था। यहाँ बता रहे कि समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर इस क्षेत्र से दूसरे जगह चले गए थे अपने जीविका के लिए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकरों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। मतलब बता रहा है कि ये जो झूम उन लोगों को जंगल में ही एक जमीन का छोटा टुकड़ा दे दिया जाता था और उन लोगों को वहां खेती करने का छूट था, लेकिन जो गांव के लोग रहते थे उन लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी भी करना होता था, वन विभाग में जाकर काम करना होता था और जंगलों की देखभाल करनी होती थी। इस तरह से बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। मतलब जंगलों में ही गांव बसा दिए थे जो जंगलों की देखभाल करते थे, बदले में उनसे सरकार टैक्स नहीं लेती थी। अब देखिए स्रोत 2, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। ये दूसरी जानकारी मिलता है कि 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। मतलब ये कैसे रहते थे, कैसा इन लोगों का जीवन था, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, शादियां वगैरह, इन सारे चीजों के बारे में ये जानना चाहते थे।
इन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, मतलब जो ये गीत वगैरह गाते थे, जिनमें हर इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे, मतलब अंग्रेजों के प्रति जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो बेगा को कितनी परेशानी है, हर गीत में ऐसा बताया गया था। इस गीत को जानते हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में दरवाजे में कोतवाल, मतलब गांव में जमींदार है जो कह सकते हैं कि जमींदार लोग कर लेके अंग्रेजों तक पहुंचाता था, यहां तक कि दरवाजे में कोतवाल यानी प्रशासन व्यवस्था थी, पुलिस होती थी, बगीचों में पटवारी, बगीचे में भी कि अंग्रेजों के ही लोग होते थे जो फसल वगैरह पे ध्यान रखते थे, खेतों में सरकार और हर जगह ब्रिटिश कंपनी खेतों में पहुंच गई थी सबसे कर लेने के लिए। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, मतलब जानवर वगैरह रखते थे उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था, उसके लिए गायों को बेचना पड़ता था, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, और जंगलों को कर चुकाने के लिए भैंस को बेचना पड़ता था, बैलों को बेचकर अदा करने हैं लगान, भोजन पाए कहां से अंग्रेजों के इस देश में। इस तरह से उस समय गीत मढ़ा जाता था, गीत गाया जाता था। वेरियर एलविल एवं सोमरो हिवाले सॉन्ग्स ऑफ द मैकल, पृष्ठ 316 से उद्धृत, ये उसी का है जिसके बारे में स्रोत वन में भी जानकारी दी गई थी, इन्होंने ही लिखा था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशक वन का विरोध भी, कानूनों का विरोध भी किया था, मतलब जो औपनिवेशक वन पे कानून बने थे, जो ये ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ जंगलों में कानून बनाई थी, इसका आदिवासियों ने विरोध भी किया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, मतलब ये सत्याग्रह वगैरह करने लगते थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, चित्र 8 में देख सकते हैं ये बुनाई कर रही है। व्यापार की समस्या, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातियों समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं, वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। मतलब जो व्यापारी लोग थे और महाजन लोग, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी जाने थे कि व्यापारी लोग कुछ लेके आता था जिसको ये अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते थे, और महाजन लोग इन लोगों को बदले में पैसा देता था और बाद में इससे कह सकते हैं सूद के रूप में पैसा ले लेता था और सूद भी लेता था। तो इसी तरह यहाँ जब जंगल में शुरुआत हुआ तो बहुत सारे व्यापारी और महाजन आए, और इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा कि ये व्यापारी लोग आके यहाँ सारा चीज खरीद रहा है, महाजन लोग इतना ज्यादा सूद पे पैसे दे रहे हैं, ऐसा क्या बात है, इसको समझने में कुछ समय लगा। आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें, मतलब जो रेशम के बारे में था। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों से भारी मांग थी। हमने अध्याय 3 में भी जाना था। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी, मतलब ये क्वालिटी ही कुछ अच्छा था जिसकी वजह से पूरा यूरोप में इसका मांग था, और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था, मतलब यहाँ से बहुत सारा माल वहां जा रहा था, निर्यात की क्षमता बढ़ रहा था। लेकिन फायदा कह सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल हो रहा था, यहाँ की भारतीय व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को तो कोई फायदा था नहीं। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। मतलब ये जैसे व्यापार फैल रहा था वहां मांग बढ़ रहा था, अब ये जंगलों में भी ये सब रेशम उत्पादन वगैरह करवाने लगे थे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे, मतलब हजारीबाग क्षेत्र में, वर्तमान का झारखंड में एक जिला है हजारीबाग, और वहां पे संथाल जाति के जो लोग होते थे वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे, मतलब ये जो व्यापारी लोग होता था अपने एजेंट को कर्जा देने के लिए इन लोगों के पास भेजता था, और उनको कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, और 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुनी कीमत पर बेचा जाता था। मतलब यहां से सस्ता में खरीदते थे, और इन्हीं कृमि एक प्रकार से कह सकते हैं रेशम के छोटे छोटे कीड़ों को कहा जाता है, और उन्हीं को यहां से खरीदकर वहां पे बहुत महंगा में 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, यानी कह सकते हैं जो एजेंट लोग होता था उन लोगों को, इन दोनों के बीच जो निर्यातक होते थे और रेशम उत्पादक जो रेशम का उत्पादन करते थे, और निर्यातक यानी जो खरीदते थे शहरों में, उन लोगों के बीच जो बिचौलिए होते थे, यानी कह सकते हैं जो व्यापारी लोग होता था, उनको काफी मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था, मतलब जो शुरुआती समय में जो उत्पादन करते थे यहाँ के संथाली लोग, इन लोगों को फायदा ना के बराबर होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। बाद में जब इस तरह की बातें हुआ तो उन लोगों को समझ में आ गया, और ये आदिवासी लोग समुदाय बाजार में जो व्यापारी लोग होते थे उन लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा था।
यहाँ आप चित्र 9 में देख सकते हैं, चटाई बुनती एक हजांग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। मतलब बता रहा है कि घर में वो खाना वगैरह तो बनाती थी, साथ में घरेलू काम को पूरा करने के बाद वे कारखानों में भी काम करने के लिए जाती थी, जहां अपने बच्चे को वो गोद में इस तरह से देखिए पीछे की ओर लेकर जाती थी और कारखानों और खेतों आदि में काम करती थी। आप देख सकते हैं चित्र 10, यहां जो ऊपर दिख रहा है ये बिहार के कोयला खनिक 1948 का चित्र है। मतलब जो कोयला वगैरह काटते थे इन सारे कारीगरों का ये चित्र है। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। मतलब आधा लोग कह सकते कि आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। मतलब बता रहा है कि जब ये अंधेरी जगह पे काम करते थे और वहां सांस लेने में भी परेशानी आती थी, ऐसे जगह में केवल उनका शरीर ही परेशान नहीं होता था, शरीर से काफी चोट वगैरह आ जाता था, बल्कि यह खतरनाक इतना था कि वह अक्सर सचमुच जान भी ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। मतलब 1920 के समय के खदान में जो लोग मजदूर लोग काम करते थे वो करीब उसमें से हर साल 2000 मजदूर मर जाते थे उसी में काम करते करते, क्योंकि कह सकते कि चारों तरफ से गर्मी होता था, सांस भी नहीं लेने का जगह मिलता था और अंधेरा भी होता था। जब खदान गिरता था, दब जाता था पत्थर वगैरह से, तो वहां जान चल जाती थी। अब देखिए यहां बता रहा है काम की तलाश। काम की तलाश से घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। मतलब हम लोगों ने जाना था कि अंग्रेजों के समय में ये सारी चीजों पे कर लगा दिए थे, इसके वजह से घुमंती कुषाण और भी बहुत सारे लोग अब अपना सारा चीजों को छोड़कर काम वगैरह करने के लिए शहर में आ गए थे। अब इन लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा था और भी दशा खराब हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। मतलब चाय की खेती बहुत मात्रा में होने लगी थी। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। खनन उद्योग मतलब कोयला वगैरह निकालना, कह सकते हैं कि जितने जमीन के अंदर छुपे हुए खनिज पदार्थ होते थे उन सारे चीजों को निकालना भी एक बहुत बड़ा उद्योग का काम हो गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। मतलब बता रहा था कि इन आदिवासियों को सीधा कह सकते हैं कि नहीं भर्ती लिया जाता था। अंग्रेज लोग एक ठेकेदार नियंत्रित करते थे और ये ठेकेदार लोग ही कह सकते हैं कि आदिवासियों को मजदूर के रूप में रखते थे और ये ठेकेदार लोग बहुत कम पैसे देते थे और उन्हें घर जाने की भी अनुमति नहीं देते थे, वहीं लगातार काम करवाते थे। अब देखते हैं नजदीक से देखने पर क्या एहसास होता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, मतलब जो अपने पिता के समय से अपने खानदानी कुल के वंश के समय से जो ये काम कर रहे थे उसमें बहुत सारी चीजों पे अब पाबंदी लग गया था। अब जंगलों में इन्हें हर चीज पे कर देना पड़ रहा था। जंगलों में ये झूम खेती नहीं कर पा रहे थे, पशुपालकों वगैरह का काम नहीं कर सकते थे और जंगल में अगर काम कर रहे तो जंगलों को देखना पड़ता था। कुछ क्षेत्रों अंग्रेजों के लिए आरक्षित होते थे। इस तरह से इन लोगों के ऊपर कई सारे बातों में पाबंदी भी लग गया था। नई कर और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। मतलब जो कर वगैरह लग रहा था और दूसरा व्यापारी लोग इन लोगों को दे रहा था एजेंट वगैरह भेज के, साथ ही महाजन लोग जो इन लोगों को कह सकते हैं सूद पे पैसे दे रहा था, ये सभी शोषण के खिलाफ इन लोगों ने बगावत भी किया। और 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी। मतलब कोल आदिवासी के समुदाय के लोग और 1855 ईस्वी में संथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत से बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। मतलब बिरसा के बारे में बता रहा है कि बिरसा मुंडा जब अपने समय में आंदोलन कर रहे थे तो वह भी एक इसी प्रकार का नेतृत्व था, जिसमें कह सकते हैं महाजनों पर, व्यापारियों पर और जो ये ठेकेदार लोग होते थे उन लोगों के प्रति लड़ाई था। उन्हीं के बारे में ऊपर में बताया गया था। जो हम लोगों ने जाना था दीकू के बारे में, यही बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। अब यहां बता रहा है, एक सवाल भी पूछ रहा है गतिविधि कि पता लगाएं कि कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए हैं या नहीं। पता लगाएं कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और कितने उनकी मौत के क्या कारण होते हैं। देखिए यहां पता लगाने बोल रहा है, आप कर सकते हैं अगर आपके आसपास क्षेत्र में खदान है तो, कि वहां पे आज भी काम इसी तरह होता है या बदल गया है। तो शायद हमारे हिसाब से तो बदल गया, क्योंकि अब लोग मजदूरी पर काम करते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है वही उसमें जाकर काम कर सकता है। और ये एक प्रकार का सरकारी डिपार्टमेंट भी हो गया। लोग आज के समय में बेरोजगारी के समय में कर सकते हैं कि अब वहां पे जो काम कर रहे हैं वो काफी खुशी से काम कर रहे हैं और साथ ही अब उतने लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि अब सुविधा भी बहुत ज्यादा हो गई है अब, लेकिन मौत अभी भी होती है। अब हम लोग जानते हैं स्रोत 3।
लहूलुहान मेरे कंधे, मतलब ये मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं, क्या उन लोगों को दर्द होता था, उसी पे एक कविता लिखा हुआ है कि हाय कोहलू के बैल की तरह मैं लहूलुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूं मैं यही दिन और रात, हाय नहीं यही है मेरी हालात, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियां। KSC बिरसा मुंडा एवं हिज मूवमेंट फिर इस 12 का ये एक सीन वहां का दिया हुआ है, ये 3.5 इसमें बता रहा है कि जमींदारों के लिए जब इन लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है, इनके कंधे लहलुहान हो जाते हैं, या कारीगर के रूप में जब ये काम करते हैं तो काफी परेशानी होता है, ये केवल अपने आप को कोसते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। आइए अब जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पृष्ठ पे ही देखा था, अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था, मतलब बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 1870 के समय में मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। मतलब कह सकते हैं कि वे भेड़ बकरी बचपन में चराते थे, उनके पिता गरीब थे और बांसुरी वगैरह इसमें बजाते थे और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते थे। अखाड़ा मतलब जहां लोग कुश्ती वगैरह करते हैं। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी, मतलब वो बोहंडा में पले बढ़े थे। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी, मतलब इससे पहले जो मुंडा जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था, ये सारा कहानी बचपन में ही बिरसा मुंडा ने सुन लिया था। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, जो मुखिया होते थे, को विद्रोह का आह्वान करते देखा था, मतलब जब उनके मुखिया लोग इस तरह का विद्रोह वगैरह करता था तो वो भी कई बार ये देख चुके थे। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे, मतलब उसके समुदाय में जो लोग होते थे एक ऐसे युग की बात करते थे जिसमें हर प्रकार की आजादी हो, जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था, दीकू मतलब वही बाहरी लोगों के सारे परेशानियों से आजाद थे, यानी अंग्रेज लोग यहाँ पे व्यापारी, ठेकेदार, महाजन, इन सारे बातों के बारे में बताया कि ये जो दीकू लोग होते थे ये सारे को दीकू कहा जाता था और इनके पूरी तरह से उत्पीड़न से आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, मतलब इस इलाके में जो निवासी हैं उन लोगों का ये वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। मुल्क मतलब अपने देश की कह सकते हैं। वे लोगों को आद दिलाते थे कि उन्हें अब अपना साम्राज्य वापस पाना है, मतलब ये जंगली क्षेत्र ब्रिटिश से अपने आजाद करवाना है, अपने पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। ये मिशनरी उन्हीं को कहा जाता था। ईसाई धर्म के लोग, अंग्रेज भी अधिकतर पश्चिमी सभ्यता के लोग ईसाई धर्म को ही मानते थे और उन्हीं के स्कूलों में जब ये जाते थे तो वहां पे उन लोगों का उपदेश सुनते थे। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, मतलब उन लोगों के मिशनरियों का स्कूल में सुना कि जो मुंडा साम्राज्य के लोग हैं वो स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए। यहाँ वही बता रहा है, और अपनी खराब आदतें छोड़ दे। तो हो सकता है कि बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। वैष्णव धर्म मतलब जो विष्णु की पूजा करने वाले होते थे उन्हें वैष्णव कहा जाता था और उन सारे लोगों के पास भी इन्होंने समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे, मतलब किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते थे और दया भाव दिखाते थे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, मतलब बता रहा है कि जब वो किशोरावस्था में थे, यानी कह सकते 17-18 साल की उम्र में, उस समय ये काफी प्रभावित हुए और बहुत सारे आंदोलन किए। आदिवासी समाजों को सुधारने के लिए आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास नहीं करें। यहां तक कि ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदुओं जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, मतलब कह सकते हैं कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उन लोगों को बोला कि गांव को आप लोग साफ रखिए, डायन जादू टोना पे विश्वास मत कीजिए, ये सब कुछ नहीं होता है। और उन लोगों ने मिशनरी जो ईसाई धर्म के बारे में ये पहले जाने हुए थे और हिंदू जमींदार लोग थे उन लोगों के बारे में भी इन्होंने बताया कि ये सारे पर विरोध किया, उन लोगों के बारे में गलत मतलब कह सकते हैं कि उन लोगों को नहीं माना। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, मतलब बिरसा मुंडा ऐसा मानते थे कि ये सारे जो मिशनरी लोग हैं ये बाहर के हैं, ये सभ्यता यहाँ पे लाके बस गए हैं, हम लोगों का मुख्य जो जीवन शैली है ये हमारी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया, अनुयायी मतलब जो इनको मानते थे उन लोगों से कहा कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले, मतलब जैसे इनके पूर्वज करते आए थे उस तरह से करने का संकल्प ले
वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, तटबंध मतलब एक साथ मिलकर रहते थे, कुदरती झरनों का नियंत्रित करते थे। कह सकते हैं कि कुछ जो झरने वगैरह बहते थे उस समय, नदी पहाड़ के ऊपर से पानी वगैरह गिरता था, वैसे चीजों के बारे में बता रहा है। पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ लगाते थे, बाग बगीचे लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तों का खून नहीं बहाते थे, मतलब अपने कह सकते हैं कि अपने लोगों का वो खून वगैरह नहीं बहाते थे जैसे अंग्रेज के जमाने में हो रहा था कि अपने लोगों से मारपीट हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहे थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे हैं और अपने खेतों में काम करें, मतलब इस प्रकार से स्वर्ण युग की कल्पना कर रहे थे कि ऐसा हो, ब्रिटिश में ऐसा सुधार इन लोगों को मिले, आदिवासियों को ऐसा जीवन मिले, इसलिए कल्पना करवा रहे थे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। मतलब बिरसा के कह सकते हैं कि मुख्य रूप से बहुत सारे दुश्मन थे, जिसमें आंदोलनकारी जो मिशनरी थे यानी ईसाई धर्म के लोग, महाजन थे जो कर सूद वगैरह पे पैसे देते थे, हिंदू भूस्वामी मतलब जो जमीनों के जमींदार होते थे, जमीन के मालिक होते थे, और साथ ही ये सारे लोगों पर इनका कह सकते हैं कि नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे इन लोगों के ऊपर। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। मतलब यह आंदोलन जो था ये ताकत भी था और मुंडाओं की सारी समस्याओं का कष्टों का स्रोत भी माना जाता था कि इसी से मुंडाओं को समस्या आ रही है। अंग्रेजों की भू नीतियां यानी जो जमीन पर जो नीति बनाए हुए थे उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे, मतलब जो जमीन के मालिक कर सकते हैं, और महाजन वगैरह सूद वगैरह पे पैसे देते थे और नहीं देने पर वे जमीन को रख लेते थे, ये सारे छीन रहे थे। और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते थे, मतलब जो मिशनरी ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक होते थे ये इनके बारे में गलत ठहराते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। मतलब जब ये आंदोलन बड़े स्तर पर फैलने लगा, बिरसा मुंडा के अनुयायी लोग फैलाने लगे, तो अंग्रेजों ने इस पर पूरा कार्रवाई करने लगा। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। मतलब कह सकते हैं कि उसे सजा दिया गया और 2 सालों तक वे जेल में रहे। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। मतलब जो परंपरागत कर रहे थे उनके पूर्वज कर रहे थे, कह सकते हैं इमोशनली एक प्रकार से, कि वे उन लोगों को पूर्वजों की याद दिलाते थे कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम क्यों कर रहे हो, उन लोगों की गुलामी कर रहे हो, और इस तरह से उन लोगों में कह सकते हैं कि साहस भरते थे। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि ये रावण उन लोगों को मानते थे, दीकू और यूरोपीय लोग जो आए थे, दीकू यानी महाजन, ठेकेदार, व्यापारी, इन सभी को ये दीकू मानते थे। और साथ ही यूरोपीय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन लोगों को रावण मानते हुए बिरसा मुंडा इन लोगों को तबाह कर देना चाहते थे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। मतलब जो बिरसा को मानते थे वे बाहरी लोगों के ऊपर निशाना बनाने लगे, जो यूरोपीय साम्राज्य थे उनके सारे चीजों को समाप्त करने लगे, उन लोगों को बर्बाद करने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए, थाना वगैरह जो प्रशासनिक व्यवस्था था ब्रिटिश का उस पर हमला किया, और कह सकते हैं महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया, मतलब सारा संपत्ति लूटने लगे। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा मतलब अपना एक झंडा बनाए थे जो सफेद झंडा था और वो बिरसा का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकारों का एक ऐसा कानून लागू करने पर मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। मतलब यही दीकू लोग जो जमीन भूस्वामी थे, उस समय हिंदू जमीन के मालिक थे, और महाजन लोग थे, ठेकेदार लोग थे, व्यापारी लोग थे, इन सारे लोग आसानी से इन आदिवासियों का जमीन पे कब्जा ना कर पाए, ऐसा अंग्रेजों से इन लोगों ने नियम बनवा लिया था। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। मतलब न्याय के विरुद्ध कभी भी ये हल्ला बोल सकते हैं, इसके लिए ये सक्षम है, इनको कमजोर नहीं समझो। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। मतलब कई सारे तरीकों से इन्होंने इस प्रकार से अंजाम दिया और अंतिम में 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है हैजे की वजह से। इस प्रकार हम लोगों ने बिरसा के बारे में पूरा जीवनी जाना। अब अन्यत्र में देखते हैं, हमें नकदी की क्या जरूरत।
यहाँ अनियत में एक और बात बता रहा है कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते, मतलब ये बाजारों के लिए कुछ वहां पे नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि ये मानते थे कि हम लोगों को नगद पैसे की या अन्य चीजों की क्या जरूरत है, हमें जंगल से खाने पीने रहने हर प्रकार की सुख सुविधा तो मिल ही जाती, तो हम बाजारों के लिए क्यों कुछ उपजा के या फिर वहां ले जाकर बेचे, हम ऐसा क्यों करेंगे। इसी बात को यहाँ पे बता रहा है। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजाति गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहां के आदिवासी बाजार को किस देखते हैं। कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें, इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पे, तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने के नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ये मठाधीश लोग जो रहते हैं ईसाई धर्म के लोग या फिर जो अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं या अफसर लोग ऑफिसों में काम करते हैं, उसके लिए क्यों हम लोग काम करें, क्यों हम लोग नारियल के पेड़ पर चढ़े उन लोगों को कुछ पैसों के बदले या कुछ राशि के बदले उनको लिए काम करें, ऐसा हम क्यों करें, मेरे पास तो सारा सुख सुविधा है, हम वहां किस लिए जाए। मतलब इस तरह से इन लोगों का कहना था। आज के समय में लोग पैसे के लिए इस तरह से काम करते हैं, लेकिन अंग्रेजी समय में जनजातीय लोग ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के पास जंगल में हर चीज खाने पीने दवाई जड़ी बूटी सब मिल ही जाता था, इसलिए ये काम नहीं करना चाहते थे अंग्रेजों के लिए या फिर दीकू यानी कि जो बाहर से आए हुए थे उन लोगों के लिए। कोहेन क्लार्क एवं हास्वेल संख्या दी इकोनॉमी ऑफ सबस्टेंस एग्रीकल्चर 1970 में उद्धत एक गीत पर आधारित है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में पढ़ा था और ये समाप्त होता है। आगे हम लोग इसे फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोगों ने आदिवासियों के बारे में जाना और दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। दीकू मतलब इन बाहरी लोगों के बारे में जाना, व्यापारी महाजन ठेकेदार जो कोयले के खदानों में होते थे, और साथ में यूरोपीय कंपनी के बारे में, और इन सभी से बिरसा मुंडा ने किस प्रकार से लड़ा और एक स्वर्ण युग की कल्पना की थी, इन सारे बातों के बारे में जाना। अब आगे दूसरा बात जाना कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, यानी कुछ लोग झूम की खेती करते थे घूम घूम कर, कुछ शिकारी और संग्राहक थे यानी शिकार वगैरह करते थे और उसे जमा करके रखते थे आगे जीविका के लिए। तीसरा कुछ जानवर वगैरह को भी पालते थे। उसके बाद हम लोग जाने थे कि आदिवासी समुदाय के उस समय औरत और मर्द किस किस तरह के काम करते थे। बड़े बड़े कामों को पुरुष लोग करते थे और छोटे कामों को औरतें करती थी, और इसमें कह सकते हैं कि एक साल जब ये फसल उग जाते थे तो अगले साल के लिए थोड़ा कम करते थे और शिकार पे केवल ध्यान देते थे। फिर तीसरे साल इन लोगों को और फसल की जरूरत पड़ती थी, अलग अलग महीने में फसल की बुआई कटाई वगैरह चीज़ों के बारे में जाने थे। चौथा हम लोगों ने जाना था इन लोगों का कि कुछ लोग एक ही जगह खेती करता था, मतलब जानवरों वगैरह के पालते थे खेती करते थे। अब उसके बाद दूसरी बात जाना कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पे क्या असर पड़े, मतलब पहला कि ये लोग जनजातीय लोग कैसे जीवन जीते थे, और दूसरा यहाँ बता रहा है कि औपनिवेशिक जब शासन आया, अंग्रेज लोग जब यहाँ शासन करने लगे तो आदिवासी लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़े। तो कह सकते हैं कि मुखियाओं को जो अधिकार था अपने पूर्वजों से वो सारा इन लोगों से खत्म हो गया था, अब अंग्रेजों की बात इन लोगों को सुननी पड़ती थी। दूसरा घुमंतु काश्तकार जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर काम करते थे उन लोगों को भी अब परेशानी आने लगी थी, उन लोगों को भी अंग्रेज लोग एक जगह निश्चित कर दिया था कि यहीं पर नियंत्रित कर दिया था। उसके बाद वन कानून और उनके प्रभाव, मतलब वन कानून में क्या क्या बना था। वन में इन लोगों को आरक्षित, अंग्रेजों ने कुछ वन आरक्षित कर दिए थे जिसमें इन लोगों को नहीं जाना था, वहां से कोई वन उत्पाद वगैरह इन लोग नहीं प्राप्त कर सकता था, शिकार नहीं कर सकता था, और कुछ क्षेत्रों में जहां पे इन लोगों को खेती वगैरह करने दिया वहां से टैक्स लेने लगा। और जंगल के कुछ क्षेत्र जहां पे घुमंतु किसान खेती करते थे उन लोगों को जंगल बचाने के लिए कहा कि ठीक है टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन इन जगहों पे तुम्हें जंगलों की देखभाल करनी होगी, इनकी रक्षा करनी होगी। फिर व्यापार की जो समस्या आई, इसमें अंग्रेजों ने व्यापारियों को भेजकर और यहाँ कुछ महाजन भेज दिए, और साथ में इन लोगों से कह सकते हैं लगे रेशम के जो पीले पैदा होते थे उन सभी को ये सस्ते दामों पर यहाँ से खरीदते थे और बाहर जाकर बेचते थे, जिससे व्यापारियों को काफ़ी फायदा होता था और इन आदिवासी समुदाय के लोगों को काफ़ी हानि होने लगा था। और महाजन से जो ये कर लेते थे इसकी वजह से इन लोगों की ज़मीनें भी जाने लगी थी, यानी कह सकते कि व्यापार में भी समस्या आ गई थी इन व्यापारियों की वजह से। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि कैसे अंग्रेजों ने जब कर लगाया तो बहुत सारे आदिवासी लोग नगरों की और नौकरी के तलाश में जाने लगे। यहाँ पे भी इन लोगों को काम नहीं मिला, बहुत खराब स्थिति हो गई। फिर खदान में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को जान चला जाता था, साल भर में लगभग 2000 मर जाते थे खनिक लोग जो खनिजों को निकालते थे।
उसके बाद हम लोगों ने बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में जाना कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वे अपने अनुयायी और अन्य आदिवासी धर्म के समुदाय के लोगों को अपने में मिलाया, उनसे बातें की और उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये दीकू लोग, बाहरी लोग आकर हम पे राज कर रहे हैं, हमारी पूर्वजों का या संस्कृतियों के ऊपर हम लोगों का निशान मिटा रहे हैं। और कह सकते हैं कि उन्होंने ईसाई मिशनरियों के बारे में, हिंदू जमींदारों के बारे में भी काफ़ी सारे इन लोगों का विद्रोह वगैरह किया था। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी अध्याय 4 समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर ले और हमारे चैनल को इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब भी कर ले। और अगर कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर ले, शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।